हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस का पार्ट 3 तंतु से वस्त्र तक। यानी कि हम इसमें देखेंगे जो वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं, वो किस तरीके से बनते हैं और जो वस्त्र के कितने प्रकार होते हैं, वो सब हम आज इस पार्ट में पढ़ेंगे। पहली और भूजो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री में विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती के, कुछ संश्लिष्ट हैं। मतलब कि जो उनको पैसे मिले थे, जो जीते थे, उनके बाद उन्हें सोचा कि अपने माता पिता के लिए कुछ कपड़े खरीदे। वो किसी दुकान पे गए तो वहां पे जाके जब उन्होंने अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग प्रकार के कपड़े देखे तो वो उलझन में फंस गए। और दुकानदार ने उन्हें बताया कि कुछ कपड़े सूती के होते हैं, कुछ कपड़े कृत्रिम होते हैं, ऊनी होते हैं, मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियां भी थी। पहली तथा भूजो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और भूजो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने ये देखा कि बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न यानी कि डस्टर आदि ये सभी विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों के से कुछ पहचान कर सकते हैं? देखो, उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटीज दे रखी है, क्रियाकलाप। ये हम इसमें नहीं करेंगे। अब ये जिसके मेन पॉइंट है मैं आपको वो समझाऊंगी, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन और आपके प्रमुख शब्द होंगे, वही हम इसमें करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ पादप तंतु। अब जैसे रुई है, रुई हमारी कहाँ से आती है? पादप मतलब पौधों से, ठीक है, ये पौधों पे उगती है रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकिए में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए यानी कि अलग कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं आपस में तंतुओं से बनी हैं। यानी कि तंतु मतलब छोटे छोटे आप कह सकते हो, जो धागों से भी पतले जो होते हैं, उनसे बनी हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारण कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल, कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सब क्या है? रुई है। किस तरीके की है? नींबू के आकार की, इतनी बड़ी बड़ी जो है वो पौधों पे उगती है। जैसे कपास गोलक नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर यानी कि जब तक कि पूरे पक नहीं जाते, पूरे बन नहीं जाते, पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा कपास तंतुओं के ढके बिनोले को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफूलों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि हिम से ढक गया। यानी कि जब सारे पौधों पे रुई आ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ पड़ गई हो। ठीक है। उसके बाद है साधारणतः इन कपास बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकंता द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि उसको फिर अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है, जैसे कि आपको चित्र में भी दिखा रहे हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद जूट। अभी हमने क्या पढ़ा था? रुई। अब हम पढ़ेंगे जूट, जिसको पटसन भी कहते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। ये भी किस में होता है? एक पौधा होता है ये भी। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है।
सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, यानी कि फूलों की अवस्था में। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं के से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों से परिवर्तन कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है वो यहाँ पे आपको आगे क्रियाकलाप में बता रखा है। अब सूती धागे की कताई। अब हम पढ़ेंगे सूती धागा। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे बनता है यहाँ पे दे रखा है सारा, कि एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, फिर दूसरे हाथ में अंगूठे को तर्जन से बीच में कुछ रुई की चुटकी भरिए, जैसे कि ऊपर भी फोटो में दिखाया हुआ है। इस तरीके से क्या होती है, इसकी कताई होती है। ये सारा क्रियाकलाप दे रखा है इसका कि किस तरीके से सूती के धागे की कताई करते हैं। उसके बाद है धागे से वस्त्र कैसे बनता है। धागे से वस्त्र बनाने की गई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख है। पहली है बुनाई। जैसे कि क्रियाकलाप 2 में हमने इसमें देखा कि आपने अध्ययन किया होगा कि वस्त्र धागे के 2 सेट होते हैं जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, ये से मिलकर बनते हैं। धागे के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहते हैं। यानी कि दो धागे होते हैं, उनको जब आपस में बुना जाता है, उसको एक दूसरे के साथ व्यवस्थित किया जाता है, तो उससे क्या बनता है, एक वस्त्र बनता है, जो कि वो प्रक्रिया होती है बुनाई की। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिखा रखा है हमें कि हम किस तरीके से बुनाई करते हैं। यहाँ तो उन्हें कागज से दिखा रखा है, लेकिन हम वैसे कपड़ों से करते हैं। एक पट्टी हमने हरे रंग की हो गई, एक हो गई लाल रंग की। इन दोनों को एक दूसरे के अंदर डालना, इस तरीके से क्या पूरा का पूरा ये तैयार हो गया। ऐसे जो है कपड़ा तैयार हो जाता है जब धागों को एक दूसरे से व्यवस्थित किया जाता है। उसके बाद आ जाता है बंधाई, एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। इनकी बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने के लिए किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी ही बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। जैसे कि ये स्वेटर बनाते हैं इस तरीके से। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों के द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। उसके बाद है वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल के लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतु के चर्म और समूर को से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई तथा डालियां बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किया। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं कि आज भी साड़ियां, धोतियां, लुंगियां और पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन की अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि हमारे भारत देश में जिस तरह से खाने में अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है, ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का पहनावा भी है। विविधता मतलब अलग अलग जो है विभिन्नता है सब में।
कि किसी राज्य में किसी तरह का जो है वस्त्र पहने जाते हैं और किसी राज्य में दूसरी तरह के, तो ये विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके प्रमुख शब्द देखेंगे, साथ में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले इसके प्रमुख शब्द देख लेते हैं। पहला प्रमुख शब्द है, पहला प्रमुख शब्द है कपास गोलक। कपास गोलक क्या होता है? कपास पादप के फल। वस्त्र तंतुओं से बनता है। तंतु धागे की पतली लड़ियां और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। बदाई एकल धागे के उपयोग से वस्त्र बनाया जाता है। और कताई तंतुओं के धागा बनाने की प्रक्रिया। बुनाई धागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। और धागा खुला धागा। कृत्रिम वस्त्र क्या होते हैं? ऐसे वस्त्र जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं और पादप या जंतु स्रोतों से नहीं प्राप्त किए जाते हैं। ओटाई, ओटाई होता है कंकतना द्वारा बीजों से तंतु पृथक करना। चरखा हाथ से प्रचलित कताई में प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण। करघा वस्त्र बुनाई करघों पर होती है। प्राकृतिक तंतु पादप और जंतुओं द्वारा प्राप्त तंतु। प्रश्न 1 है, निम्न तंतुओं को प्राकृतिक या संश्लिष्ट के में वर्गीकृत कीजिए। जैसे नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर और पटसन। अब इसमें जो ऊन, रुई, रेशम और पटसन है ये प्राकृतिक है, और जो संश्लिष्ट है जो है नायलॉन और पॉलिस्टर। ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न 2, नीचे दिए गए कथन में सत्य और असत्य बताना। तंतु से धागा बनता है, ये सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये असत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये असत्य है। रुई से बिलोन यानी कि बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटान कहते हैं, ओटना कहते हैं, ये सत्य है। ठीक है। उसके बाद आता है ड, धागों की बनाई से वस्त्र एक टुकड़ा बनता है, ये सत्य है। रेशम तंतुओं किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, असत्य है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, असत्य है ये। उसके बाद है रिक्त स्थान, रुई और पटसन पादप तंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम और ऊन जंताव तंतु हैं। और रुई तथा प्रश्न 4 है, रुई तथा जूट पटसन पादप के किन अंगों से प्राप्त होते हैं? रुई होता है पादप के फल से और जूट होता है पादप के तने से। प्रश्न 5 है, नारियल तंतु से बनने वाले दो वस्तुओं के नाम लिखिए। थैल और थैला लिख सकते हैं, और रस्सी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।